चैप्टर नंबर 7 था। सुश्रुत उत्तर तंत्र 7। शुरुआत से देखें एक बार क्या। चलो शुरुआत से देख लेते हैं। कुछ टाइम हुआ क्योंकि वो लिंक ब्रेक हो जाता है। जल्दी से देख लोगे। तो चैप्टर 7 दृष्टि की बात चल रही है। तो मसूर की बराबर और निमि ने और सारंग से टीकाकार ने कहा है अर्ध मसूर के बराबर। देखने में कैसी है? खद्योत विस्फुल लिंगाभम, यानी जुगनू जैसे चमकते हैं उस तरह की। तेज युक्त है, विवर आकृति है, एक स्पेस है मतलब। और शीत साथ में है नेत्रों के लिए। अब तिमिर रोग या कैटरेक्ट कह लो आप। तिमिर, लिंगनाश, नलिका अलग अलग शब्द है तो कैटरेक्ट के लिए अलग अलग स्टेजेस के लिए, ठीक है। कहना दोष पहले पटल में है तो क्या होगा? अव्यक्तानी सारूपाणी, चीजों को अव्यक्त रूप में देखेगा। दोष दूसरे पटल में है तो पहचान है कि मक्षिका, मशकान इत्यादि देखना। याद रखना है, पूछ चुका है कि ध्वज, पताका इत्यादि दिखाई देना किस पटलगत दोष का लक्षण है। दूसरे पटल में दोष हो तो दूर की वस्तु पास देखना, पास की वस्तु दूर देखना। और सबसे जरूरी, सूची पाशम ना पश्यति। तो सुई में जो धागा डालते हैं वो नहीं डाल पाते हैं लोग। थर्ड पटल, ऊर्ध्वम पश्यति ना अधस्तात्, ऊपर की ओर देखिएगा, नीचे की ओर नहीं। बड़ी चीजें लगेंगी जैसे आच्छादित है। तो महांतम अपि चार रूपाणी आच्छादितानि वाससा। कर्णासाक्षी युक्त को देखेगा कि है ही नहीं उसके कर्णासा इत्यादि। दोष अगर नीचे की ओर है तो पास की वस्तु देखने में असमर्थ। दोष ऊपर है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दोष पार्श्व में है तो पार्श्व की चीजें नहीं देखेंगी। चारों ओर दोष है तो संकुल रूप में देखेगा चीजों को मिला जुला। ये जरूरी बात है। अगले दो तीन पॉइंट्स में ये भी कि दृष्टि के मध्य में दोष है तो एक को दो देखेगा। दोष दो स्थानों पर है तो एक वस्तु तीन दिखाई देंगी। दोष अनावस्थित है तो बहुत से रूपों में चीजें दिखाई देंगी। तो इनमें याद रखोगे आप कि ऊपर होने पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती और नीचे होने पर पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। प्लस दृष्टि मध्य में दोष होंगे तो एक को दो में देखेगा। इतना तो याद ही रखना। आगे देखें आचार्य सुश्रुत। उन्होंने कहा कि तिमिर जो कंडीशन है वो तीसरे पटल तक होती है। उसके बाद जब दोष आगे बढ़ जाते हैं, फोर्थ पटल में चले जाएंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है लिंगनाश। चाहे उसको कह लो निलिका, चाहे उसको कह लो कांच, ये वो एक ही बात है। लिंगनाश, निलिका या कांच। तो हम लोग जो निलिका वर्ड है इसको याद रखेंगे कि फोर्थ पटल में निलिका। तो देखोगे फिर निलिका, ली से लिंगनाश और का से कांच, तीनों पर्याय भी आ जाते हैं, ठीक है। वाग्भट निमि की अगर बात करें, उन्होंने कहा नहीं, तीसरे पटल तक नहीं, दूसरे पटल तक तिमिर कहना चाहिए। तीसरे पटल में कांच और चौथे में लिंगनाश। तो इसमें हम याद रखते हैं टकला। वर्ड याद रखने के लिए टकला। अगर एडजेक्ट चाहो तो टकली कर सकते हो। तो ता से तिमिर, का से कांच और ला से लिंगनाश या ली से लिंगनाश, जैसे करना चाहो, ठीक है ना। तिमिर, कांच, लिंगनाश। तो याद रखोगे सुश्रुत तीसरे पटल तक तिमिर कहा और वाग्भट ने दूसरे पटल तक तिमिर कहा है। और देखें, यहाँ कह रहे हैं कि लिंगनाश क्या समझना चाहिए। सुश्रुत की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो उन्होंने तो कहा फोर्थ पटल में लिंगनाश कहते हैं, है ना। तो लिंगनाश यानी अलग कंडीशन हो गई। तो वहां क्या होगा? रुणुद्धि सर्वतो दृष्टि, कि अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी देखने में असमर्थ है व्यक्ति। श्लोक नंबर 16 है आपकी बुक्स के अंदर, देखना चाहो तो। तमोभूत हो जाता है सब कुछ अंधकार में। यदि रोग अति रूढ़ ना हो तब प्रकाश ज्ञान होता रहता है कि रोशनी, जो बहुत ज्यादा वाली रोशनी होती है वो दिखाई देती है हल्की बहुत, कि हाँ रोशनी आ रही है। जैसे चंद्रमा, सूर्य, प्रकाशवान नक्षत्र आदि ये दिखाई देंगे। अदरवाइज बहुत नॉर्मल चीजें बाकी जो है वो नहीं दिखाई देंगी सारी, ठीक है। तो ये लिंगनाश है। तो लिंगनाश में ध्यान रखना कि चंद्रमा, सूर्य आदि प्रकाशवान चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं कि लिंगनाश कह दो कुछ दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देंगी। नेक्स्ट आ जाओगे। अब तिमिर में भी दोषों का इन्वॉल्वमेंट बता दिया। एक तो पटल तक बात हो गई कि भाई तीसरे पटल तक तिमिर कहते हैं। अब उसमें कह रहे हैं दोषों से क्या फर्क आता है। तो वातिक तिमिर, भ्रम और व्यावृत दर्शन चीजें, यानी इस तरह की डिसाइड ना कर पाओ, इस तरह की चीजें दिखाई देना, तो भ्रम होता है। और व्यावृत दर्शन, पैतृक तिमिर, ये याद रखना आपको। शिखिर बहर विचित्राणी, शिखिर बहर विचित्राणी। तो इसका मतलब लिखा है मयूर के पंखों के समान, जिसमें रोशनी बढ़ती है ना, वो कलर चेंज होता है कि अलग अलग डिसाइड नहीं कर पाते कि उस तरह। तो वर्ड याद रखोगे, शिखिर बह विचित्राणी। श्लेष्मिक तिमिर, गोर, चामर, गोराणी। तो गोर यानी वाइट वर्ड, है ना। श्वेत अभ्र प्रतिमानी, अगेन श्वेत है, तो इजी है याद करना। और देखो,
पश्येत सूक्ष्माण्य अत्यर्थम व्यभ्रे चा एव अभ्र संप्लवम। तो इसका मतलब लिखा है कि आकाश में मेघ नहीं है, फिर भी उसको मेघ दिखाई देते हैं। सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जल में डूबी हुई है। ठीक है। और छोटे पदार्थों को स्थूल रूप में देखता है, बड़े रूप में देखता है। पश्येत सूक्ष्माण्य अत्यर्थम। तो छोटे पदार्थ बड़े दिखाई देना, मेघ ना हो तब भी मेघ दिखाई देना, और सलील आप दिखाई देना सब कुछ, कि जल से डूबा हुआ है सब कुछ। तो जल कब रिलेट कर पा रहे होगे, तो वो वाली बात है, मेघ मतलब वही, मेघ में भी जल ही होता है, बादल में भी। तो उस तरह के लक्षण है सारे, इजी है रिलेट करना अगर देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट है सन्निपातिक में। हीन अधिक अंग अन्य अथवा ज्योतिष इवचा पश्यते। कि हीन या अधिक अंग देखना, तारे कम या अधिक देखना। है ना, वो कह रहे हैं, आसमान में दो चांद हैं, आपको एक ही नजर आ रहा है, आप परेशान हो रहे हो, अरे कहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हो जाते हैं सन्निपातिक तिमिर वाले, हीन अधिक अंग या ज्योति, ये देखना। परम लाइकांश, बेटा ये जरूरी है, इसको ध्यान रखोगे, खासकर दोष पहले तो देख लो। पित्त और रक्त दोनों दोष हैं इसके अंदर, ये बात ध्यान रखोगे, पित्त के साथ रक्त भी है। पीछे आपको मैंने दृष्टि का सामान्य स्वरूप बताया था, खद्योत विस्फुल्लिंगाभम ऐसा करके, जुगनू के समान। तो यहाँ भी ऐसी बात आई है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि जैसे वृक्ष के ऊपर मान लो जुगनू हो बहुत सारे, और वो चमकते हैं जब, ठीक है ना, तो उस तरह के आपको वृक्ष मतलब कहीं कहीं अंधेरा दिखाई दे रहा है पत्तियों की वजह से, कहीं बीच में चमक दिखाई दे रही है, तो वैसा शब्द आया, देखो यहाँ पे लिखा है, वृक्षों पर खद्योत या सूर्य आदि का प्रकाश देखना। जैसे सूर्य की किरणें भी आती हैं पेड़ से किसी से होके, पत्तियों के बीच से, तो आपको अजीब सा दिखाई देगा कि कहीं कहीं रोशनी, कहीं कहीं अंधेरा, उस तरह से। वैसा कह रहा है। तो पश्यति विकिर्यमाणान खद्योते वृक्षांश तेजो। तो खद्योत वृक्ष में है, इसको पहचान लेना बस। तो ये परमलाई कांच की बात है, नॉर्मल दृष्टि की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे लिंगनाश 6 प्रकार के होते हैं, श्लोक नंबर 30 से लेके 33 तक। तो लिंगनाश 6 प्रकार के, नंबर भी याद रखोगे। वात में कुछ लिखा नहीं है, पित्त में लिखा है नीलम कांस्य आभम, कांसे की आभा वाला, याद रख सकते हो वर्ड चाहो तो। कब वाला शंख कुंदेंदु पांडुरम। तो ये चीज शास्त्र में देखी होगी, शंख वर्ण कुंद यानी चंद्रमा, इंदु, है ना ये सब। तो कफ के साथ रिलेट करेंगे। तो इसमें एक और बात लिखी है कि हिलने पर पद्म पत्र पर अंबु की बूंद के जैसा दिखाई देता है, कि जैसे कमल का पत्ता होता है ना, उसके ऊपर पानी की बूंद ठहरती नहीं है, वो इधर उधर भागती रहती है, तो उस तरह से मतलब ये भी मूव करता रहता है। दिन में संकुचित और रात्रि में विस्तृत, रात्रि में कब बढ़ेगा या ठंड हो जाएगी, उस तरह बात करें अगर तो दिन में संकुचित और रात्रि में विस्तृत हो जाता है। रक्तज, प्रवाल या पद्म पत्र के समान। अगेन समझ आ रहा होगा, रक्त वाला है तो पद्म पत्र प्रवाल ये पढ़ते हैं। दलहन देखो, उन्होंने कहा पहले और दूसरे पटल में जब तक दोष है तो वो साध्य होते हैं, और उस कंडीशन को तिमिर कहते हैं, मतलब वाग्भट वाला ही फॉलो कर रहे हैं, कि पहले दूसरे पटल तक तिमिर कहते हैं उसको, और साध्य है कंडीशन। तीसरे पटल में जाके उसको कांच कहने लगते हैं, और कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। चौथे पटल में जाने पर कंडीशन यहाँ पे असाध्य हो जाएगी, और उसको बोलेंगे लिंगनाश। तो वही टकला जो हमने वर्ड याद किया था, वाग्भट वाला, उसी तरीके से समझना है। तो साध्य है यहाँ पे, असाध्य है। अच्छा, इसमें एक और जरूरी बात है, कह रहे कफज लिंगनाश जो होता है, वो फोर्थ पटल में जाने पर भी साध्य रहता है, कफज लिंगनाश, ये याद रखना आप बाद में। नेक्स्ट चलिए, इसी चैप्टर में फिर विदग्ध दृष्टि है। तो पित्त विदग्ध दृष्टि, दोष तृतीय पटल में स्थित होने पर व्यक्ति दिन में नहीं देख पाता। ये नहीं कह रहा कि तीसरे पटल में ही होते हैं, उसमें बता रहे हैं कि अगर इसमें दोष तीसरे पटल तक चले जाए तो व्यक्ति दिन में नहीं देख पाता। तो सवाल आता नहीं है इसके ऊपर, सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि पित्त विदग्ध दृष्टि, ये डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, मतलब व्यक्ति दिन में नहीं देख पाएगा। समझ आ रहा होगा, पित्त है दिन में नहीं देख पाएगा। पीछे कफज लिंगनाश देखा था, समझ आ रहा था कि रात्रि को बढ़ जाता है, दिन में काम हो जाता है, जब दिन में सूर्य निकला होगा तो कफ के अगेंस्ट काम करेगी ना कुछ चीजें। तो वही है, लॉजिकल चीज है, समझ लेना है बस। कफ विदग्ध दृष्टि, तो नक्तांध है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो कफज लिंगनाश भी रात को ही बढ़ रहा था, यहाँ भी वही हो रहा है, कि रात्रि में देखने में असमर्थ है। एक है धूमदर्शी रोग, तो उसका निदान बता रहे हैं, शोक ज्वर आयास और शिरोभिताप। शोक ज्वर आयास शिरोभिताप, श्लोक नंबर 39 है आपके बुक्स में, धूमदर्शी के निदान। वाग्भट ने इसी को धूमर रोका है, चाहो तो निदान इसके याद कर सकते हो, सवाल तो नहीं देखा मैंने कभी, लेकिन चाहो तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि सवाल कभी आया नहीं, तो संभावना रहती है फिर।
कि धूमदर्शी के निदान क्या है। शोक ज्वर आया शिरोभिताप। ह्रस्व जाड्य, दोष बोलो क्या है ह्रस्व जाड्य के अंदर? पित्तज। पित्तज, ठीक है। पित्तज। ठीक है बेटा, तो पित्तज है। तो ये भी नाइट ब्लाइंडनेस है। इसमें दोष के साथ मत जाना, दोष भले ही पित्त है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस के सामने चाहो तो लिख लो कि नाइट ब्लाइंडनेस है ये भी। ठीक है। तो इसमें लिख रहे हैं सा ह्रस्व जाड्यो दिवसेशु कृच्छाद ह्रस्वानी रूपाणी च येन पश्यते। ठीक है ना, रोगी दिन में बड़ी कठिनाई से देखता है, स्वाभाविक वस्तुओं को भी छोटे आकार का देखता है। ठीक है। तो दिन में दिखाई दे रहा है, कठिनाई से दिखाई दे रहा है, यानी रात को तो दिखता ही नहीं है, ये ऐसी बात है। ठीक है। आगे चलेंगे। नकुलांध है। चित्राणी रूपाणी दिवासा, तो दिन में चित्र विचित्र रूप में चीजों को देखता है और रात्रि में देख ही नहीं पाता, सेम ह्रस्व जाड्य की तरह ये भी। तो ये भी नाइट ब्लाइंडनेस है। क्लियर। तो जितने भी आपसे सवाल पूछे जाएं, अगर डायरेक्ट पित्त वितक दृष्टि को छोड़ दो, तो जितनी कंडीशन यहाँ है वो सब नाइट ब्लाइंडनेस वाली डिस्कस करते हैं हम लोग। किस विटामिन की कमी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस? ए। विटामिन ए। ए। ए की वजह ठीक है। और एक बिटोट स्पॉट दिखता है आंखों में, वो किस विटामिन की कमी से होता है? इसी की कमी की वजह से। ठीक है, लिख लेना, इस पे सवाल आता है। बिटोट स्पॉट विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट देखो, गंभीरिका। वातिक रोग है। गंभीरिका वातिक रोग है। होता क्या है इसमें? दृष्टि विरूपा, श्वसने उपसृष्टा, संकुचत्या अभ्यंतरश्च। तो दृष्टि विरूप हो जाएगी देखने में, कि आंखें अंदर की ओर धंस गए, है ना। तो किसकी वजह से? श्वसन यानी वायु की वजह से। संकुचत्या अभ्यंतरश्च, दृष्टि अंदर की ओर चली जाती है। एनोफ्थैल्मोस के साथ रिलेट करते हैं, अंदर की ओर चली गई। और सिक्स नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ये शायद याद कर चुके हो आप। सुचिता, निमेश में किस नर्व का इन्वॉल्वमेंट है? थर्ड थर्ड। महेश, वात हत वर्त्म। महेश, फोर्थ। सबको ऐसे लगता है? सर बात है सेवन। सेवन। सेवंथ है। सेवन कोई सेवन कोई सेवन सेवन। कोई एट्थ भी बोल रहा है, सही गलत? सेवंथ है, वात हत सेवंथ, ऐसे याद कराया था। आगे देखिए। तो गंभीरिका में छठी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। सानिमित अनियमित लिंगनाश, इस पे बेटा सवाल आ चुका है, ये नीचे वाला जो देख पा रहे हो, अनियमित लिंगनाश, के बिना किसी कारण के लिंगनाश हो गया। दृष्टि कैसी थी? देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब कहने का। तो वैदुर्य वर्णा विमला, तो वैदुर्य वर्ण की और विमल यानी ठीक है बिल्कुल दृष्टि देखने में। तो इसीलिए कहा गया अनियमित लिंगनाश, कि कोई इसका निमित्त नहीं मिल रहा, कोई कारण नहीं मिल रहा इसका। ठीक है। बाकी स्थानिमित लिंगनाश, इसके लिख रहे हैं कि शिरोभिताप इसमें मिलता है कैरेक्टर में, और लक्षण इसमें मिलते हैं अभिष्यंद के। ये सानिमित लिंगनाश के लिखा हुआ है सिर्फ, कि इसमें शिरोभिताप ये लक्षण मिलेगा आपको, और बाकी लक्षण जो है अभिष्यंद के मिलते हैं। अनियमित लिंगनाश, वैदुर्य वर्णा विमला दृष्टि, ये याद रखो, ये जरूरी बात है, इसी में सवाल आता है। नेक्स्ट है कृष्ण मंडलगत रोग, ये नहीं पढ़े ना, अभी पढ़ लिए हो गए। सर पढ़ लिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। चैप्टर 6 सर्वगत रोग, ये हुआ, ये तो हो ये गया था। सर चिकित्सा स्टार्ट कितना पढ़ते हैं? चिकित्सा स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा, देखो फिर चिकित्सा पे आ जाते हैं सीधा। चैप्टर नंबर 34। ठीक है ना, पढ़ा दिए होंगे लास्ट क्लास में, क्योंकि चैप्टर आगे पीछे थे शायद, तो हमने इसलिए कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट आ जाते हैं शालाक्य चिकित्सा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि शालाक्य चिकित्सा जरूरी बहुत कम चीजें हैं। नेत्र क्रियाकल्प आपको ऑलरेडी दे रखा है, वो पूरा जरूरी है और रटने वाला पोर्शन है, तो वो तो रटना ही है, उसमें कुछ कहना नहीं मुझे। लेकिन ये जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें गिनती की चीजें जरूरी है, तो बेमतलब मेहनत नहीं लगाओगे, जिन लोगों पे खासकर टाइम कम है एग्जाम के लिए, है ना। तो आप लोग सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को याद करोगे, मैं फोकस भी उन्हीं पे करूंगा। तो शालाक्य चिकित्सा, वातिक अभिष्यन, तो वातिक कंडीशन है, तो घृत का प्रयोग कर रहे हैं, तो पुराण घृत से स्नेहन स्वेदन शिरोमोक्षण की बात आई है, स्नेह विरेचन और बस्ती। देखो ये देखो, रक्त मोक्षण की बात भी आई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, भले ही वातिक रोग है लेकिन रक्त मोक्षण की बात आई है। सुश्रुत ने अक्षी धावन का निर्देश जीर्ण अवस्था में किया है, जब रोग पुराना हो जाए मतलब, तब अक्षी धावन की बात है। अक्षी धावन से मतलब है कि द्रव्यों को इस्तेमाल करके, कि मेडिकेटेड कुछ आपने ऐसा बनाया लिक्विड, उनसे आंखें साफ कर रहे हो। अर्ध उदक दुग्ध से सेक, इस पे सवाल आ चुका है। आधा दूध मिला के, ठीक है, जल, उसके साथ सेक करना है, सेक नेत्रों को। गुटिका अंजन में जय शीर की भावना है, ये अंजन है कुछ लगाने के लिए, नेत्र रोग है तो अंजन ही होंगे।
गुटिकांजन में अजाशीर की भावना है, कह रहे हैं इसको कुकुड़क रोग में यूज करते हैं। इसका रेशो दिया हुआ है, क्या क्या चीजें पड़ी हैं नहीं याद करनी है आपको। स्वर्णगिरी एक भाग, सैंधलवड़ 2 भाग, पिपली 4 भाग, शुंठी चाहो तो आपका मन है कि भाई सबसे मेन कंटेंट जो है गुटिकांजन का शुंठी, 8 भाग है। जरूरी नहीं है याद करना भी, ठीक है। अन्य तो वात और वात विपर्य, भोजन से पूर्व घृतपान और भोजन के साथ दूधपान, ये याद कर लोगे। तो वाती कंडीशन है, नाम से ही है। अन्य तो वात और वात विपर्य, तो भोजन से पहले घृतपान और भोजन के साथ दुग्धपान। शुष्क अक्षिपाक, ये सवाल आ चुका है कि जीवनीय घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखो शुष्क हो गया बिल्कुल, तो जीवनीय घृत दे दो, है ना। और अणु तेल के रस्से की बात भी आई है, जीवनीय घृत सवाल पूछ चुका है, तो शुष्क अक्षिपाक जीवनीय घृत। और अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि मांस वगैरह का कुछ प्रयोग था, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे ना, शुष्क अक्षिपाक है, ऐसी जो कोई कंडीशन होगी शुष्क वाली, तो मांस का प्रयोग वही होगा, है ना। तो उस समय लोगों ने ऐसे लगा दिए थे लॉजिक से, तो आप भी लगा सकते हो ऐसा सवाल कहीं मिल जाए तो शुष्क अक्षिपाक में जीवनीय घृत और अणु तेल का नस्य। सैंधव लवण युक्त शीतल जल से नेत्र का सेक, कोई खास बात नहीं। आनुप तथा जलज वसा, सैंधव लवण शुंठी चूर्ण मिलाकर रंजन करना, नहीं याद करना। इस पेज में क्या याद करोगे, बस मैं बताता चल रहा हूँ पेज में क्या याद करना है। तो एक तो रक्तमोक्षण वाली बात याद रखोगे। रक्तमोक्षण, अक्षिधावन जीर्ण अवस्था में अर्ध उदक दुग्ध से सेक। गुटिकांजन में अजाशीर की भावना है, अजाशीर कुकुड़क रोग में यूज होता है। अन्य तो वात वात विपर्य, भोजन के पहले घृतपान, भोजन के साथ दुग्धपान। शुष्क अक्षिपाक में जीवनीय घृत और अणु तेल का नस्य। आगे देखें, ये द्रव्य गुण के 2 पॉइंट हैं, बस लिख दिए हैं यहाँ। आप देखना चाहो देख लो। कपूर के लिखा है स्वादु, तिक्त होता है, तृष्णा को हरने वाला, छेदन करने वाला है, हिम शीतल है। और लता कस्तूरी, लता कस्तूरी का तद मुख शोष हरापराम, ये शब्द आ जाता है, किसके लिए कहा गया, मुख शोष हरापराम, तो लता कस्तूरी। चाहो तो याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आ जाएंगे वातिक अभिशन के बाद पैत्तिक अभिशन। तो रक्त विश्रावण तो यहाँ भी होगा, श्रंसन अंजन, कह रहे हैं ये सारी चिकित्साएं पित्तज अभिशन और अधिमन दोनों में आई है, ठीक है। 3-3 दिन पर क्षीर सर्पी का नस्य, ये सवाल भी आ चुका है कि 3-3 दिन पर क्षीर सर्पी का नस्य कहाँ बताया गया। तो पैथिक जो कंडीशन है उनके अंदर, पैथिक नेत्र रोग, ठीक है, क्षीर सर्पी का नस्य 3-3 दिन पे। कह रहे हैं कि सेक, आलेप, नस्य, अंजन, ये सब यूज करने चाहिए। एक मिनट रुकोगे। देखिए, तो पित्तज अभिशन क्षीर सर्पी का नस्य 3-3 दिन पे। एक मुस्ताद्य अंजन है, उसमें स्त्री दुग्ध या गोदुग्ध की भावना याद रखोगे, स्त्री दुग्ध की भावना स्पेशली मुस्ताद्य अंजन। वैदुर्याद्य अंजन सुक्ति का रोग में, चाहो तो देख लो, मन है आपका। वैदुर्य सुक्ति का रोग। अम्लाध्यूषित और सुक्ति का रोग में सिरा मोक्षण वर्जित है, इसको याद रखना है आपको। कंडीशन जबकि पित्तजी है देखो, लेकिन इनमें सिरा मोक्षण नहीं कराते, अम्लाध्यूषित में और सुक्ति का रोग में, याद रखना स्पेशली जरूरी है। अम्लाध्यूषित में त्रिफला घृत, तिलवक घृत, पुराण घृत, इन सब का यूज होता है, कोई खास बात नहीं। सुक्ति का रोग उपयुक्त घृत, विरेचन, शीतल द्रव्यों से बना हुआ अंजन, वैदुर्याद्य अंजन, अगेन जरूर नहीं है, करना है तो बस इतना ही कि सुक्ति का रोग में वैदुर्याद्य अंजन। धूमदर्शी रोग, उसमें रक्त पित्त नाशक चिकित्साएं, पैत्तिक विसर्प नाशक चिकित्साएं, ये याद रखोगे। धूमदर्शी में रक्त पित्त नाशक और पैत्तिक विसर्प नाशक चिकित्साएं करता है, ठीक है। बाकी घृत का प्रयोग है, कोई खास बात नहीं है। तो इस पेज में क्या याद रखना है फिर देख लेते हैं। तो बेटा लता कस्तूरी मुख शोष हरापराम, लता कस्तूरी मुख शोष हरापराम। फिर 3-3 दिन पर क्षीर सर्पी का नस्य, 3-3 दिन पर क्षीर सर्पी का नस्य। मुस्ताद्यंजन में स्त्री दुग्ध गोदुग्ध की भावना। वैदुर्याद्यंजन सुक्ति का रोग में। अम्लाध्यूषित और सुक्ति का रोग में सिरा मोक्षण नहीं कराते। धूमदर्शी में रक्तपित्त नाशक और पैत्तिक विसर्प नाशक चिकित्सा, रक्तपित्त और पैत्तिक विसर्प नाशक। इनमें सवाल कैसे बनते हैं बता दे रहा हूँ आपको, लगे बहुत इजी बात है। धूमदर्शी जैसे देगा ना तो ऑप्शन में दे देगा पैत्तिक विसर्प नाशक, पैत्तिक अर्बुद नाशक, फिर देगा वातरक्त नाशक, ठीक है, और रक्तपित्त नाशक ऐसा लिख देगा। तो रक्तपित्त और पैत्तिक विसर्प है, ठीक है, याद रखना। उस समय सारे ऑप्शन एक से लगेंगे, फिर लगेगा सब तो सेम ही बात कह रहा है लगभग। तो पैत्तिक विसर्प, ये बात याद होनी चाहिए। कफज अभिशन, तो यहाँ भी श्राम मोक्षण आया है, तो कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, चाहे वातिक हो, पैत्तिक हो, कफज कंडीशन हो, नेत्र रोगों में सब में श्राम मोक्षण करा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना।
रूक्ष औषधियों के क्वाथ का आश्योतन, अवतरण के 3-3 दिन बाद तिक्त घृत का पान, कोई खास नहीं। क्षारांजन बलास ग्रथित रोग में, योगांजन प्रकलिन वर्त, नेत्रांजन पिष्टक रोग में। इसमें सोठ मरीच पिपली नागर मोथा सैंधव वर्ण पड़े हैं। नेत्र में कंडू हो तो मनाशिला श्वेत मरीच सैंधव मातुलुंग सोरस की भावना देके अंजन करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, कफज अभिषेक के अंदर बस की रक्त मोक्षण कराते हैं, उतना याद रख लो। मन करे आपका तो इसको देख सकते हो कि अवतर्पण के 3-3 दिन बाद तिक्त घृत का पानी, यहाँ बात आई है तिक्त घृत का पान करने की, चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओगे रक्त अभिषेक। तो रक्त दुष्टि से उत्पन्न जो अभिषेक रोग है, अधिमंत है, चाहे हर्ष या उत्पात है, सिरा हर्ष सिरा उत्पात, कह रहे हैं उन सब के अंदर एक ही चिकित्सा क्रम है, रटने की जरूरत नहीं है। सवाल पीछे इस पे पूछा था कि इनमें से किसका प्रयोग रक्तज नेत्र रोगों में कराया जाता है। कोम सर्पी, लास्ट ईयर ही सवाल आया मेरे ख्याल से, तो कोम सर्पी याद रखना। अब लोग इसमें पता नहीं क्यों गलत करा है, क्यों छोड़ा है, वहां ऑप्शन शायद पे दिया भी नहीं था। अब सोचने की बात है, सर्पी है तो सर्पी जनरली पित्त या रक्त के साथ ही जाना चाहिए आंसर आपका। अगर ये नहीं दिया तो बात के साथ। तो कोम सर्पी स्पेशली रक्तज रक्तज कंडीशंस में याद रखना इस बात को, ठीक है। बाकी मांस रस का सेवन, सिरामोक्षण, विरेचन, शिरोविरेचन, स्निग्ध पुटपाक, कोई खास नहीं। जाति पुष्पांजन नेत्र रोगों में, नेत्रपाक में, चूर्णांजन आकलिन प्रकलिन वर्त में, लेख्यांजन याद रख सकते हो अर्जुन में। तो याद ऐसे रख लेना कि भाई अर्जुन कुछ लिख रहा होगा बैठ के, है ना। इतने साल वनवास में थे ये लोग भी, अज्ञातवास में थे, तो क्या करते हैं वहां, कुछ लिख देते हैं चलो। तो लेख्यांजन अर्जुन। शारांजन सावरण शुक्र बलास ग्रथित में। पुयालस रोग में क्या करना है, तो आपको याद ही है मेन, पुयालस में क्या करते हैं, बोलो कौन सा कर्म कराया जाता है। वेदन। भेदन कराते हैं पुयालस, वेदन, ठीक है, वेदन। वेदन, ठीक है ना। अजका जात, इसको याद रखना है, इसको ध्यान से पढ़ोगे, बहुत बहुत जरूरी है। चिकित्सा पूछी किसी की, समझो अजका जात की बहुत जरूरी है। तो करना क्या है अजका जात के अंदर, तो सुई से पार्श्व में वेदन करेंगे पहले तो, अंदर जो उदक है उसको निकाल देंगे, मतलब वो वाटर जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना है वेदन करके। इसके बाद जो व्रण बना है उसमें गाय के मांस को गाय के घी के साथ मिला के भर देता है। नेत्र व्रत मुठा हो तो अनेक बार शस्त्र द्वारा अपचारण करें और लेखन कर्म करना चाहिए। तो सवाल पूछता है इनमें से किसकी चिकित्सा में गौ मांस का प्रयोग किया जाता है। तो अजका जात में देख लिया आपने कि छिद्र को भरने में गाय का मांस यूज हो रहा है। तो यही मेन बात है इसके अंदर। बाकी देख लेंगे, सुई से पार्श्व में वेदन करना है, उदक को निकाल देते हैं, और व्रण में गाय के मांस को गाय के घी के साथ भर दें। यदि नेत्र व्रत मुठा हो तो अनेक बार शस्त्र द्वारा लेखन करें। अर्जुन, बहुत जरूरी, पैतृक अभिष्यन नाशक चिकित्सा, पीछे बढ़ाया था पैतृक विसर्प धूमदर्शी, यहाँ है पैतृक अभिष्यन, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ कि यही समझ नहीं आएगा वहां बैठ के फिर किसका आंसर क्या है, सब एक से लगते हैं। तो अर्जुन में पैतृक अभिष्यन नाशक चिकित्सा। सिराहर्ष फाणित मधु मिलाकर अंजन करें अथवा ताक्षर मधु का अंजन करें। देख लो इस पेज को फिर क्या जरूरी है। तो रक्तज अभिषेक में कौन सा भी बता दिया आपको। बाकी लेख्यांजन अर्जुन में, तो अर्जुन लिख रहा है। पुयालस कुछ खास नहीं। अचका जात, सुई से पार्श्व में वेदन करा, गोमांस भर दिया। अर्जुन में पैतृक अभिषण नाशक चिकित्सा, पैतृक अभिषण नाशक चिकित्सा। नेक्स्ट आ जाओ लेख्या रोग। लेख्या रोग नो है। तो सबसे पहले कह रहे हैं मंडलाग्र शस्त्र से प्रच्छान करते हैं, मतलब रक्त निकालते हैं थोड़ा। उसके बाद मंडलाग्र शस्त्र शैफालिका गोजीवादि पत्र से लेखन करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां लेखन भी किया जा रहा है ना, वहां पहले रक्त निकाला जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखो। दूसरा, इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आते हैं ऐसा करके कि इनमें से किसका प्रयोग लेखन कर्म में कराया जाता है। तो गोजीवा बहुत पूछ लेता है, शेफाली का भी देख पा रहे हो, है ना। तो रूखे क्या कहते हैं उसको, रफ पत्ते होते हैं इसके, ठीक है। तो वो आसानी से मतलब लेखन करने में, जैसे घिसने में यूज किया जाता है। तो गोजिया और शेफाली, इनको याद रखोगे आप कि इनका यूज लेखन में होता है। 3 दिन के बाद नेत्र का स्वेदन करना है पीडनस से, कोई खास बात नहीं। कॉमन आंसर अगर इनमें दिनों में आ जाए ना नेत्र रोगों के अंदर, तो 3 दिन लगा देना, तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्म ऐसे बताया गया है यहाँ पे 3 दिन ही बताया गया है कि 3 दिन के बाद ये कराओ या ये कराओ, तो इसलिए रटा नहीं जाता। एक जनरल सेंस रखो कि 3 दिन आंसर लगाना है कहीं आ जाए तो, किसी वजह से एग्जाम में। अतिलिखित वर्त में स्नेहन स्वेदन वातनाशक कर्म करोगे। समझ आ रहा है, लेखन ज्यादा हो गया, वात बढ़ गया होगा, वातनाशक कर्म कराना है, स्नेह स्वेदन कराना है। वर्तम अवबंध क्लिष्ट वर्तम बहल वर्तम और पोत की, इन रोगों में पहले प्रच्छान करें फिर लेखन करें। ऐसा सब में ही देखा हमने कि लेख्य रोगों में पहले क्या कर रहे हैं, प्रच्छान कर रहे हैं और फिर लेखन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके लिए स्पेशली लिखा हुआ है, तो हम एक साथ याद रखने की कोशिश करते हैं इसको।
तो देख लेना, वर्तम अवबंध, क्लिष्ट वर्तम, बहल वर्तम और पोथकी। ऐसा कर लो कि बहन की पोथी जो है वो बंद करके रख दी, क्लिष्ट हो गई थी क्योंकि पढ़ रही होगी बहन, मतलब पढ़ाई कर रही होगी, नीट की तैयारी कर रही होगी, तो पेपर वेपर आउट हो गया होगा, तो उसे गुस्सा आ गया, उसने अपनी पोथी जो है, अपनी किताबें सारी उठा के रख दी कि सबके 720 आ रहे हैं, मैं क्या करूंगी पढ़ के। ठीक है। तो बहन की पोथी जो है क्लिष्ट हो गई, तो उसने बंद करके रख दी कि अब नहीं पढ़ना, अब तैयारी किसी और एग्जाम की करते हैं। आगे देखो, कुंभिका, वर्तम शर्करा और उत्संगिनी, इनमें प्रथम छेदन करें उसके बाद लेखन करें। प्रथम छेदन उसके बाद लेखन। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि कुंभी के अंदर, यानी कुंभी है, बर्तन है कोई कुंभ, उसमें शक्कर और छोले, छोले यानी छेदन और लेखन क्रमशः संग संग है, एक साथ डाल दिए किसी ने। गुजराती फैमिली होगी, हाँ, सब कुछ मीठा करके खा रहे हैं, तो कुंभी के अंदर शक्कर व शर्करा और छोले, छोले यानी छेदन और लेखन संग संग, संग यानी उत्संगिनी। ठीक है। हम ही लोग जब पढ़ने गए थे गुजरात पहली बार, तो पहले ही दिन में भंडारे में फंस गया, कुछ चल रहा था वहाँ हॉस्टल में, तो हम बड़े खुश हो गए, चलो खाना मिलेगा अच्छा, और बड़े अच्छे लग रहे थे वो, कुछ वो बना रखे थे, शायद आलू टमाटर थे मेरे ख्याल से सब्जी। तो जैसे ही आदत है अपनी वो नमक वाला खाने की, तो मैंने बड़े शौक से जैसे खाया पहले ही टुकड़ा, तो मीठा मीठा, मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, कि मीठा क्यों है। फिर मालूम चला नहीं, ऐसे ही होता है, मीठा ही मिलेगा, है ना। तो ऐसी कोई भी फैमिली रही होगी, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है। कुंभी में छोले और चीनी संग संग, शर्करा मतलब संग संग, याद रखना। छोले का मतलब है छेदन उसके बाद लेखन, सवाल आया हुआ है इसके ऊपर कि इनमें पहले क्या कर्म कराएंगे, ऐसा करके। वर्त में कठिन ह्रस्व ताम्रवर्ण की पिड़का में पाक होने पर पहले भेदन कराओ उसके बाद लेखन कराओ। तो यहाँ भी देख लो कि यहाँ पहले भेदन कराने की बात कर रहे हैं। कब? अगर वर्त में कोई पिड़का बन गई है, सिंपल सी बात याद रखो, वर्त में पिड़का है तो पहले उसका भेदन कर दो, ठीक है, उसके बाद लेखन कराना है। व्रीहि वक्ष शस्त्र से भेदन करना है, उसका निष्पीड़न, कोई काम की बात नहीं, ये बहुत जरूरी है बेटा, इसको रटोगे। शाव और कर्दम वर्त में सम रूप में एक ही बार लेखन करना है। जनरली लेखन हम कैसे कराते हैं कि भाई एक बार में ठीक से नहीं हुआ तो अनेकों बार वर्ड लिखा मिलेगा आपको, कि अनेकों बार लेखन कर्म कराना है, कि उसको जब तक लेबलिंग नहीं कर देते हो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, शाव वर्त में और कर्दम वर्त में एक ही बार लिखना है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता था कि शाम के कदमों में एक लिख दिया, है ना, कि मान लो कोई शाम मतलब कृष्ण भगवान को मानता है, तो वो उसका कहोगे रैंकिंग कर दो, कि लोग करते हैं ना, भगवान की रैंकिंग किसे मानते हो सबसे ज्यादा, तो शाम के कदमों में जाके एक लिख दिया कि भाई इन्हें मानता हूँ सबसे ज्यादा मैं। तो शाम के कदमों में एक लिखा, एक यानी एक ही बार लेखन करना है, शाव और कर्दम वर्तम रोगों में। सम्यक लिखित वर्तम की पहचान क्या है? तो सम नख निभम, नख के जैसे दिखाई देती है, कह रहे हैं सम्यक लिखित वर्तम, सम नख निभम। देख लो एक बार फिर क्या याद करेंगे। तो लेख्य रोग 9 होते हैं, शैफाली का गोजीवा का प्रयोग करते हैं इनके पत्तों का लेखन में। कुंभिका, शर्करा, उत्संगिनी, इनमें पहले छेदन फिर लेखन। तो कुंभी में शर्करा छोले संग संग, वर्त में कठिन पिड़का हो जाए तो पहले भेदन और फिर लेखन। शाम के कदमों में एक लिखना है, तो शाव और कर्दम वर्त में एक बार में लेखन। सम्यक लिखित वर्तम सम नख निभम। भेद्य रोग 5 हैं, तो बालू ट्रिक याद है हमें, इसमें कुछ खास है नहीं, जल्दी से देख लेंगे। तो पहली है बिस ग्रंथि, स्वेदन करना है आशय सहित भेदन, इसको याद रखोगे, आशय के साथ निकाल लेना, जैसा आप लोगों ने चिकित्सा देखी होगी। बोलो किस ग्रंथि की चिकित्सा पढ़ते हो और एक जगह? मेदज ग्रंथि सर। मेदज ग्रंथि। क्लियर। तो वहां भी ऐसे ही है, आशय के साथ ही निकालना है, बिल्कुल बेस के साथ। तो ये वर्ड ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं मधु सर्पी का अवलेपन करना है, बंधन करना है। लगन में व्रीहि मुख शस्त्र से भेदन प्रतिसारण, भेदन करके यदि लगन की ग्रंथि बड़ी हो तब शार कर्म अग्नि कर्म क्रमशः करें। इस पे सवाल आया हुआ है, क्रमशः क्या करना चाहिए लगन में। ठीक है। ग्रंथि को आपने भेदन कर दिया उसका, फिर भी उसका साइज बड़ा था, तो कह रहे आप क्या करो, उसके ऊपर शार कर्म भी कर दो, अग्नि कर्म भी कर दो। तो समझ में आता होगा कि भाई अग्नि कर्म पहले नहीं किया जाएगा, पहले शार कर्म करेंगे, वो छोटा प्रोसीजर है। अग्नि कर्म तो सुपीरियर है, तो वो लास्ट में ही होगा। तो पहले शार है फिर अग्नि है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखिए, क्या हुआ मुस्कान, कुछ समस्या है इसमें? टेस्ट में तो चार आएगा। नहीं, श्रेष्ठ अग्नि आएगी, हमेशा याद रखना, मैंने बताया आपको। सर मुझे आज ही मैंने क्वेश्चन लगाया था तो उसमें डलहट के हिसाब से मैंने बोला था कि जलोटा
फिर उसके बाद अग्नि और फिर उसके बाद क्षार। नहीं नहीं, हमेशा याद रखो गलत लगाया है। अग्नि ही प्रधान है, सबसे प्रधान अग्नि है हमेशा, अगर पूछा जाए। चरक की अगर बात करें तो चरक में जलों का आपने पढ़ी है, अनुशस्त्रों में जलों का प्रधान है, ठीक है, लेकिन वहां अग्नि की बात ही नहीं है उस लेवल पे। अदरवाइज शार से प्रधान आगे अग्नि को कहा गया सुश्रुत में आप पढ़ोगे तो, ठीक है। सुश्रुत में शार कह दिया, वैसे शस्त्रों में शार है, फिर अगले चैप्टर में लिख दिया कि अग्नि शार से भी प्रधान है, वहां पे लिखी है ये बात, ठीक है। और ये तो मॉडर्न के हिसाब से भी। हाँ बेटा। पर वहाँ पे ये भी लिखा है कि जो क्षार है वो अग्नि के कर्म में प्रधान है, गुण में प्रधान नहीं है। ये भी क्वेश्चन मिला था मुझे क्या कि क्वेश्चन मिला था, फिर जो से बोलो। अग्नि जो है, अग्नि जो है कर्म में प्रधान है, गुण में क्षार प्रधान है। ये किसी ने जबरदस्ती बना लिए होंगे लॉजिकल क्वेश्चन, लेकिन एक बात है सीधी सी जो बता रहा हूँ मैं, कि हमेशा अग्नि को ही लगाना है आपको। अगर क्वेश्चन आए, अग्नि को ही सबसे प्रधान लगाना, ठीक है ना। वो बना दिए होंगे कहीं पढ़ के, वो ऐसा होता है बेटा, इंडिविजुअल टॉपिक उठाते हैं ना, मैंने कहा ना। जैसे वो चैप्टर पढ़ाया होगा सुश्रुत में आपको, कहीं द्रव्य को प्रधान कह दिया, कहीं रस को प्रधान कह दिया, तो उसके कारण बता दिए क्यों प्रधान है। तो जाओगे ढूंढने तो कारण सबके मिल जाएंगे क्यों चीज प्रधान है, लेकिन जब ओवरऑल बात हो तो चरक का अगर पूछे अग्रे से, तो वहां तो जलोका को कह दिया है, जलोका। चरक में अगर अग्रे पूछोगे तो, अगर सुश्रुत में देखोगे, भाई चरक में तो अग्नि की बात ही नहीं की कुछ उन्होंने। अगर सुश्रुत में देखोगे, पहले क्षार वाला चैप्टर फिर अग्नि वाला है, तो क्लियर उन्होंने लिखा है अग्नि वाले चैप्टर के अंदर कि अग्नि प्रधान है क्षार से भी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, अग्नि को ही प्रधान। इवन ये क्वेश्चन मॉडर्न का पहले आ भी चुका है, मॉडर्न के हिसाब से आ चुका है कि कौन सी सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है लास्ट में, जो सबसे एंड में जब कुछ ना कर पाओ तो अग्निकर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं चलो। तो अंजनामिका, स्वेदन निष्पीड़न प्रतिसारण, कुछ खास नहीं। कृमि ग्रंथि, स्वेदन, भेदन, प्रतिसारण, नहीं देखना इसको भी। उपनाह, भेदन, पिपली मधु सैंधव का प्रतिसारण, महान रुचा रहित उपनाह में मंडलाग्र शस्त्र से लेखन करना है। रक्त अनुबंधी उपनाह में प्रच्छान कराना है, प्रतिसारण कराना है। रक्त आ गया साथ में तो प्रच्छान करा रहे हैं। इन 5 भेद्य रोगों में स्नेहन करके पत्र भंग से स्वेदन करना चाहिए, चाहो देख सकते हो। पत्र भंग से स्वेदन कह रहे हैं। अंजनामिका में भेदन कर रसांजन और मधु का प्रतिसारण करें। ये बहुत जरूरी, दीपशिखा से उत्पन्न अंजन, अंजनामिका रोग के अंदर, ये स्पेशली याद रखना, है ना। दिया जलाते हैं ना, दिए की शिखा से जो ऊपर इकट्ठा हो जाता है कार्बन, मतलब वो। तो अंजनामिका में दीपशिखा से उत्पन्न अंजन का प्रयोग आया है अंजनामिका रोग में। तो देख लो इस पेज में क्या याद करोगे आप। तो भेद्य रोग 5 होता है। विष ग्रंथि के अंदर आशय सहित भेदन करना है, आशय सहित भेदन। लगड़ में अगर ग्रंथि बड़ी हो तो शार कर्म, उसके बाद अग्निकर्म करें। एक बार आपने भेदन तो कर दिया उसका, उसके बाद कह रहे हैं शार कर्म और अग्निकर्म करना है। और लास्ट देख पा रहे हो कि अंजनामिका में दीपशिखा से उत्पन्न अंजन का प्रयोग करते हैं। बाकी पॉइंट और लिखा है कि 5 भेद्य रोगों में स्नेहन करके पत्र भंग से स्वेदन। इतना रखो, ब्रेक लो, टाइम हुआ ब्रेक का, 10 मिनट वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।